बुलडोज़र आरएसएस बीजेपी की नज़र में केवल एक मशीन नहीं है। बुलडोज़र पॉलिटिक्स के द्वारा वो अपने संकीर्ण हिंदुत्व की विचारधारा और उनकी खतरनाक राजनीतिक रणनीति को लागू करने के लिए बुलडोज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट के नाम लेकर वो चुन कर एक विशेष कम्युनिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने चिट्ठी लिखकर पहले ही तय कर लिया कौन राइटर है, कौन समाज विरोधी है, किसकी घर को, मकान को गैर कानूनी करार देकर तोड़ना है। ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ये जनवाद के ऊपर हमला है। हमारे देश के कानून जो एक हर व्यक्ति को एक मौका देता है, अगर मैं किसी चीज़ में एक्यूज्ड हूँ तो नोटिस देकर मुझे मौका भी नहीं दोगे, मेरी बात भी नहीं सुनोगे और धड़ाधड़ बुलडोज़र लेकर तुम इस प्रकार करोगे। ये केवल जहांगीरपुरी या खरगोन नहीं, ये देश भर का रेड अलर्ट है कि इस बुलडोज़र को सबको मिलकर रोकने की ज़रूरत है। और उसी के संबंध में आज दिल्ली के प्रदेश के वाम दलों का आज ये धरना है। आपने देखा कि कैसे जहांगीरपुरी में जो बुलडोज़र हैं उन बुलडोज़रों को रोकने का काम जो है वो वाम दलों ने एक साथ किया था। उसमें भाकपा माले और सीपीएम के नेता थे, सीपीआईएमएल और सीपीएम के। हमने ये तय किया है कि दिल्ली हो चाहे पूरे देश में हो, भाजपा की तरफ से ये जो मुसलमानों को धमकाने के लिए बुलडोज़र कहा जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, ये दरअसल आज मुसलमानों के लिए आ रहे हैं, कल हर गरीब के लिए आएंगे, हमारे संविधान पर आ रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र पर आ रहे हैं ये। और इसके खिलाफ देश के हर नागरिक को, हर गरीब को खड़ा होने की ज़रूरत है और उनको सचेत करके खड़ा करने का काम ये वामपंथ लेती है। और हम उम्मीद करते हैं, हम सारे विपक्षी दलों से कहते हैं कि आपको भी आना चाहिए। हम एक नारा देने के पक्ष में हैं कि भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोज़र। मैडम, जिस दिन से जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला है, मिसेस करात ने उनको जाके रोका भी है, उस दिन से जो भारतीय जनता पार्टी है दिल्ली की, वो काफ़ी आपके ऊपर आक्रामक है। क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ हम पर क्या आक्रामक है, हम भाजपा का हम लोगों पर आक्रामक होना ये हमारे लिए जो है ये गर्व का विषय है। अच्छी बात है भाई, हम अगर इतना भी सक्रिय नहीं होते कि आप हम पर आक्रामक हों तो ये तो हमारे लिए बड़ा शर्म की बात होती। हमारा मानना है कि देखिए ये कुल मिलाकर हम पर इसलिए आक्रामक है क्योंकि संविधान के पक्ष में और देश के गरीबों के पक्ष में हम खड़े हैं। हम जानते हैं कि हर बस्ती में जहाँ पर भी झुग्गी बस्ती होती है उसको अतिक्रमण कहा जाता है। भाई आप अडानी अंबानी के जो घर हैं, अंबानी का घर है एक एंटिला बम्बई में, ज़रा उसका रेड करा के दिखा दीजिए। तो उसने तो ज़मीन तो क्या आसमान पर भी अतिक्रमण कर रखा है, उसको तो हाथ नहीं लगाइएगा, ठीक है, कभी उसके खिलाफ कुछ ना बोलिएगा। तो जो अमीर हैं उनके घरों पर कभी बुलडोज़र नहीं चलते, गरीबों के घरों पे चलते हैं। और आज वो गरीबों को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। पहले मुसलमानों का घर खाली करेंगे, फिर गिराएंगे, फिर दलितों का घर गिराएंगे, परसों जो है वो अन्य गरीबों का गिराएंगे। तो इस मंशा को समझ करके गरीबों को एकजुट होकर के बुलडोज़र राज के खिलाफ खड़ा होना होगा, मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना होगा और ये ज़रूर होगा। और भाकपा माले और जो वाम दल हैं बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, तैनात हैं इस काम को करने। इस अराजकता पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, नौकरशाह उनको पत्र लिखते हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसके पीछे क्या है, वो बोल क्यों नहीं रहे? दरअसल बोल रहे हैं और सुनने वालों को वो सुनाई दे रहा है। इसको कहते हैं डॉग विसल। जो है कुत्तों के कान बड़े तेज़ होते हैं ना, तो इंग्लिश में कहा जाता है डॉग विसल। तो ऐसा विसल दो जो सिर्फ कुत्ते को सुनाई दे, दूसरों को ना दे। इसका मतलब होता है कि हमारी राजनीति से जो इत्तेफाक रखने वाले लोग हैं उनको हम इशारा दे रहे हैं, वो इशारा सुनाई दे रहा है। वो इशारा क्या है भाई? मोदी ने और अमित शाह ने दोनों ने मिल करके भारत के मुसलमानों से कहा कि आप बांग्लादेशी हो, ठीक है, दीमक कह दिया अमित शाह ने। वो क्या था? उसी को सुन करके असम में बुलडोज़र चले। पहले हम याद रखते हैं भाई, वामपंथी लोग जल्दी भूलते नहीं हैं, हमने पूरा जो है हिसाब बना रखा है। असम में चले बुलडोज़र, मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों को ये कह करके कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम्हारा अतिक्रमण करेंगे। रोहिंगा शब्द को उन्होंने गाली बना दिया। रोहिंगा जो शरणार्थी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, भगाया गया है, उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है बेचारे, उनको जो है कुछ हज़ार लोग, मुश्किल से 10,000 लोग होंगे भारत में, उनको जो है आप शरणार्थी का नाम को गाली बना रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं। जो बांग्ला भाषी मुस्लिम है भारत में,
उसको आप बांग्लादेशी कह रहे हो और भगाने की बात कर रहे हो। तो ये जो भाषा है ये सीधा मोदी शाह से आता है और इसीलिए उनकी चुप्पी नहीं है, उनका वो ग्रीन सिग्नल है, वो ग्रीन सिग्नल फ्लैश कर रहा है उनके लोगों को और वो ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इनकी बुलडोज़र को रोकना है और ये समझ करके रोकना है कि वो क्या ख़तरनाक चीज़ है, ये कैसे हम सबको बांट करके वो यहाँ हमारे सबके ऊपर जो है अंबानी अडानी का राज ये करेंगे, थोपेंगे हमारे ऊपर और हिंदू राज के नाम पर ये मनुस्मृति का राज थोपेंगे हम सारे लोगों पर। तो इसके खिलाफ हम सबको बोलना होगा और ख़ास करके देश के जो गरीब उत्पीड़ित लोग हैं, जो उत्पीड़न क्या है जानते हैं, गरीब के घर पर बुलडोज़र चलता है तो क्या हाल होता है जानते हैं, उन सबको खड़े होना होगा कि आज आप मुसलमानों पर अकेले जो चलाने की बात कर रहे हैं, बुलडोज़र को एक सिंबल बना दे रहे हैं कि मुस्लिम विरोध का मतलब बुलडोज़र मतलब हंसने लगी कि है मुस्लिम का घर गिर रहा है, मुस्लिम का दुकान गिर रहा है। इस शर्मनाक चीज़ के खिलाफ हर नागरिक को अपने अंदर झांक करके बोलना हो। मैम, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, तो जैसे आपने कहा कि बीजेपी उनको बांग्लादेशी कह रही है, तो आम आदमी पार्टी वाले भी बीजेपी बांग्लादेशी कह रहे हैं, हालांकि उनका विधायक भी वहाँ से जीता हुआ है। बिल्कुल ये शर्मनाक बात है। आम आदमी पार्टी जो है इस मामले में अपनी जो मंशा है, वो जो दिखा रही है, जिस मंशा की नुमाइश कर रही है, वो बहुत ही गलत है, बहुत ही ख़राब है। उन बुलडोज़र चलने में भी PWD जो आम आदमी पार्टी के साथ है, ये MCD के साथ, NDMC के साथ खड़ा रहा, ये बिल्कुल गलत है। और जो भाषा ये बोल रहे हैं कि दंगों के लिए बांग्लादेशी और रोहिंगा जिम्मेदार हैं और भाजपा वालों ने ही बसा रखा है बांग्लादेशी रोहिंगा, क्या भाषा है ये? दंगों के लिए कहाँ बांग्लादेशी जिम्मेदार है? दंगों के लिए कहाँ जो है रोहिंगा जिम्मेदार हैं बेचारे? दंगों के लिए जो लोग जुलूस प्रदर्शन में कह रहे हैं कि भाई गाली देते हुए, मुस्लिम के लिए गाली का शब्द यूज़ करके कि काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, भारत में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। हमारी अदालत इनके लिए क्यों लक्ष्मण रेखा नहीं खींच रही? उमर खालिद आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री का भाषण को, जुमला बोल रहे हैं, तो उनके लिए खींच रहा है लक्ष्मण रेखा, इसके लिए क्यों नहीं? और आम आदमी पार्टी इस पर क्यों नहीं बोल रही? तो ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार का मैं तो कहती हूँ कि एकदम शर्म में डूब मरने का समय है आम आदमी पार्टी के लिए कि ये सोचते हैं, जो काम कर रहे हैं ये दरअसल दिमागी भ्रष्टाचार है, ये आइडिया के लेवल पर भ्रष्टाचार है जो कर रही है। हनुमान चालीसा को लेकर आजकल बहुत बवाल हो रहा है देश में। कोई कह रहा है चौराहे पे पढ़ेंगे, कोई कह रहा है मुख्यमंत्री के दरवाजे पे, तो कोई कह रहा है कि मस्जिद के सामने। कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि देखिए, जो भी कोई धर्म जो धर्म को मानता है वो कुछ अपने भीतर अपने बारे में समझने के लिए उसे मानता है, अपने को बेहतर करने के लिए उसे मानता है। जो भी किसी धर्म को मानता है, किसी भी आइडिया को मानने वाले, मैं किसी धर्म को नहीं मानती, लेकिन मैं जिस भी मैं विचारधारा को मानती हूँ तो मेरे लिए वो कोई धर्म नहीं है। हम चाहते हैं कि मार्क्सवाद हो, देश का संविधान हो, उसे समझ करके मैं खुद को बेहतर करूँ ना। तो ये क्या है कि किसी धर्म के नाम पर आपका तरीका होगा कि उस धर्म को मनाने के लिए आप हनुमान या राम जी को याद करने के लिए आप जाएंगे और मस्जिद के सामने गाली गलौज करेंगे, कहेंगे कि राम का नाम लो वरना भारत में मत रहो। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। और इसमें साहिर लुधियानवी का जो सुंदर गीत था, जिसमें उन्होंने भारत के पार्टीशन पर लिखा था कि जिस राम के नाम पर माने घर टूटे, जिस राम के नाम पर किसी के लाज छीनी जाए, उस राम का माने आप क्या समझते हैं कि आप उसका सम्मान कर रहे हैं? आप सम्मान तो कर नहीं रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही ख़राब, बहुत ही गलत चीज़ है, जिसका विरोध हर व्यक्ति को और ख़ास करके हर सच्चे दिल से हिंदू को विरोध करना चाहिए। मैडम, कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों के द्वारा दो धर्मों को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो आम आदमी जो लोग हैं इनको क्या करना चाहिए कि ऐसा देश में न हो? देखिए, आम व्यक्ति को पहले तो ये सोचें समझें कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। मेरे अगर बगल के घर में किसी को गाली दी जा रही है, किसी को धमकी दी जा रही है, तो आप अगर उनके साथ जाके खड़े हो जाएंगे तो शायद वहाँ का जो बच्चा है वो इतना परेशान नहीं होगा, इतना छटपटाएगा नहीं और पथराव भी नहीं करेगा। उसको भी लगेगा कि नहीं मेरे साथ मेरे बगल के लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से और हर हिंदू को खास करके ज़रूरी है कि वो अपने अगल बगल जो मुसलमान रहते हैं, ईद के दिन जाइए उनके घर पर, उनसे गले मिलिए, उनसे कहिए कि बिल्कुल आप इस देश के हैं, आप इस देश में वेलकम हैं, आप हमारे मोहल्ले में वेलकम हैं और हम आपकी रक्षा करेंगे अगर कोई आपको मारने आएगा। ये करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मैं पाकिस्तान में चाहूँगी, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हैं,
तो वहाँ के मुसलमानों को ये करना चाहिए कि भाई हिंदू का घर अगर कोई नष्ट करने आएगा, उसे गाली देने आएगा, उसको मारने आएगा, वो कहेगा कि तू क्यों रह रहा है यहाँ पे, जा भारत में जा, तो उसको बचाने आएंगे। जहाँ जिसकी मेजॉरिटी होगी उसे जो है अपने अल्पसंख्यक को माने एकदम उसकी रक्षा में खड़ा होने का काम करना चाहिए। जैसे हमारे भारत के लोग अमेरिका में जाते हैं तो कोई अगर कह देगा भाई भारत के हो, काले नस्ल के हो, भाग जाओ, तो उसके पक्ष में लोग खड़े होते हैं ना, सफ़ेद नस्ल के भी लोग। उस तरह से हमें सोचना चाहिए और उस तरह से हमें करना चाहिए। मैम, बीजेपी की छवि ना हिंदुत्ववादी है, लेकिन दिल्ली में भी एक मंदिर है नीलकंठ मंदिर, उस पर भी अतिक्रमण समझ के बुलडोजर चलाने का ऐलान आया। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर तो सेकुलर निकला। ये गलत चीज़ है। देखिए कि बुलडोज़र वो दिखावे के लिए वो मंदिर को भी दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सुनिए कि क्या भाषा बोली जा रही है। बोला जा रहा है कि दंगाई जहाँ जहाँ होंगे हम बुलडोज़र चलाएंगे। बीजेपी के नेता जो है वो पोस्टर निकालते हैं बुलडोज़र चलाएंगे कहते हुए, और यह सीधी सी बात है कि वो ख़ास करके जहाँ पर कोई दंगे जैसी स्थिति खुद उन्होंने पैदा की है बीजेपी वालों ने, वहाँ पर आप अगले ही दिन क्यों भेज रहे हैं बुलडोज़र? भाई ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं वो सिर्फ अतिक्रमण है या नहीं है, अतिक्रमण हटाने का अधिकार है कि नहीं है, सिर्फ उस दायरे में देखना नहीं चाहिए, ना नागरिकों को ना सुप्रीम कोर्ट। हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि जहाँ पर कोई सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की घटना हुई है, उसी जगह पर अगले ही दिन, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं हो, क्यों आप कैसे बुलडोज़र भेजेंगे? उससे क्या सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा? दूसरा ये कि गरीबों ने पिछले 2 साल में लोगों के रोज़गार छिन गए हैं, लोग किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं। क्यों किसी भी गरीब के अतिक्रमण हटाने के लिए इतनी क्या अर्जेंसी है भाई कि इसी समय आपको बुलडोज़र करना है? किसी गरीब का घर मत ढाइए इस समय, मुसलमान हो, हिंदू हो, कुछ नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं। अतिक्रमण करना है, जाइए अंटिला जाइए, हिम्मत है जाइए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह लीड करके जाएं, रेड लीड करें, अंटिला में जाएं, अडानी का घर कहाँ है वो तलाशते हुए जाएं गुजरात में, उसको रोकें, वहाँ पर देखें ना कितना अतिक्रमण है। नहीं है गरीब जो किसी तरह मतलब अपना ठेला चला रहा है, आप ठेले पर बुलडोज़र चला रहे हैं, जो इस ठेले से किसी तरह, और उसमें सिर्फ मुस्लिम थोड़े आएंगे, जाहिर सी बात है हिंदू भी आएंगे। तो मैं कह रही हूँ कि देश के हिंदू गरीब भी नहीं, इसको सेक्युलर होने की बात नहीं है, बात है गरीबों के लिए खतरा है बुलडोज़र से। गरीबों के लिए आज मुसलमानों को निशाना बना करके मुसलमान को हटाएंगे, फिर दलित को हटाएंगे, फिर और गरीबों पर आएंगे, और तब और गरीब कमज़ोर हो रहेंगे क्योंकि उनके साथ मुसलमान नहीं होंगे, दलित नहीं होंगे। महंगाई के मुद्दे पर ध्यान भटकाने की कोशिश है सारी चीज़ों से, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की नहीं, वो चाहते हैं कि ध्यान बने सिर्फ इसी पे बने, नफ़रत पे बने, नफ़रत के आधार पे उनको वोट मिले, उनकी सत्ता बनी रहे, और साथ में महंगाई बेरोज़गारी लेकर के उनसे कोई सवाल न करें, किसानों के अधिकार, मजदूरों के अधिकार लेकर के कोई सवाल न करें। ये मंशा है बीजेपी की, बिल्कुल सरल बात है, ये कोई बच्चा समझ रहा है इस चीज़ को, लेकिन समझते हुए मुझे लगता है कि जो हम शांत लोग हैं उन्हें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल हल्ला जो लोग कर रहे हैं वो गाली दे करके हल्ला कर रहे हैं। हल्ला करने वालों को थोड़ा चुप कर दिया जाए, और हम लोग अगर साधारण लोग आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारे लिए भाईचारा है, भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोज़र, बिल्कुल सरल नारा है। इस नारे को अगर देश का हर नागरिक, हर सच्चा नागरिक देगा, हर सच्चा हिंदू देगा कि भाई मुसलमान के घर पर नहीं चलेगा बुलडोज़र। मैम, सरकार तो कहती है बुलडोज़र चलने से देश विकास बढ़ा है, मजबूत हो रहा है। विनाश से विकास होता है अगर हम यकीन करने लगे तो। ये जो धूप आप देख रहे हैं माने भरी दोपहरी में, उसको हम कह दें कि भाई चंदा है आसमान में, मोदी जी ने कह दिया चंदा है, कैसे कह रहे हो कि नहीं है, चांद है, मैं तो मारूंगा तुमको, ये कोई बात हुई? सीधी सी बात है कि विनाश से विकास नहीं होता, और अतिक्रमण हटाना जो है ये अभी का कोई वो नहीं है। अगर अतिक्रमण किसी का होगी, गरीब के घर पे हाथने लगेगा। इस समय आ चुका है कि एक शपथ ले हमारी देश की रक्षा की, इस संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए, जो इस सरकार के संरक्षण में इसको जानबूझकर इसको बिगाड़ा जा रहा है, इसको बर्बाद किया जा रहा है हमारी संवैधानिक व्यवस्था। इससे देश को बचाना है, और आज हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जो चुप है इन सवालों में, जिस तरीके की बुलडोज़र की राजनीति, जिस तरह की नफरत और हिंसा के आधार पर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले जो हो रहे हैं, इसके बारे में उनका चुप रहना वो एकमात्र संदेश है कि इन तत्वों का पूरा संरक्षण ये सरकार कर रही है। अगर ये सरकार संविधान को बचा नहीं पाएगी तो ये सरकार को सरकार में रहने की अधिकार नहीं है। सर, प्रधानमंत्री चुप है, लेकिन उनके तमाम जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं जिससे सामाजिक उन्माद को फैलाया जा सकता है। वही प्रधानमंत्री का चुप होने का मतलब क्या?
मन की बात कह देते हैं। राज्यों को ये कह रहे हैं कि भाई आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स घटाओ, जबकि वो खुद लूट बैठे हैं 3 सालों में। इस महामारी के समय 3 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने जुटाया केंद्रीय टैक्सों से, वो नहीं घटाएंगे। हाँ, और आरोप डालेंगे गैर भाजपा के राज्य सरकारों के ऊपर। ये है जिम्मेदार आज देश को बेच रहे हैं, नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता को ख़त्म करने की कोशिश, और ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हमला जो हो रहा है ये साजिश है। सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स की, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर वो वोट बैंक को अपना मजबूत करना चाहते हैं इस नफरत के आधार पर। सर, रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया जा रहा है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको कहकर तोड़ा जा रहा है कि पत्थरों में बदल देंगे। पहले हिंसा को रोको ना। सरकार आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, संविधान पे शपथ लिए हो आप, आपकी जो जिम्मेदारी है वो करो। आप आरोप प्रत्यारोप लगाने से मतलब नहीं है। आप अपने जिम्मेदारी से वंचित क्यों हो रहे हो? अगर जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हो तो छोड़ो फिर। लेकिन सर, एक मजबूत विपक्ष की कमी भी तो साफ झलक रही है। आएगी, विपक्ष आएगी, विपक्ष जनता बनाएगी जन आंदोलनों से, और वो विपक्ष आएगी। हाँ, यस, या टेल मी। Yesterday, the PM has criticized the opposition states. So, how are you looking at that statement? This is absolutely ridiculous. What the PM is doing, he is trying to shift the blame onto the opposition state government for this high fuel prices. The fact of the matter is that the finance minister has admitted in the parliament that between 2018 and 2021, that is the years of the pandemic, the central government has collected a whopping 8.02 lakh crores through the central taxes on petroleum products, while the share of the states as a whole is stagnant in terms of the GDP proportion, but the center proportion has skyrocketed. If there's anybody responsible for these high fuel prices, it's the central government. We are saying scrap the central taxes, scrap the central excise duties, scrap the central cess and surcharges on petroleum products, and that is the reason why petrol prices and petroleum products prices are high. Don't shift the blame onto the others. And by doing that, you are forsaking your own responsibility. There's so much happening in the country. We have never seen such a communal conflagration in our country in the past so many years. Every year, religious festivals are celebrated by each community peacefully without any problem. But now deliberately, you are igniting a politics of terror based on hatred in order to consolidate your communal vote bank. So they are diverting this issue like a fuel price hike? Everything, they are diverting everything into communal confrontation, because that is the only way they can survive. Otherwise, they have been an abject failure. India has not seen such a dismal government than what it is today under Mr. Modi as the Prime Minister. सर, जिग्नेश मेवानी को एक ट्वीट के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन साक्षी महाराज जब कहते हैं कि तलवार और हथियार घर में रखने हैं, पुलिस पर भरोसा नहीं करना है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, यही बात साबित करती है जो हम कह रहे हैं कि संरक्षण है सरकार की इन तत्वों के ऊपर जो आज हिंसा और नफरत के आधार पर अपनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर रहे हैं, और उसका मकसद ये है कि वो एकमात्र तरीका है उनको सत्ता में रहने का, लोगों को एक दूसरे के ऊपर हमला करवाओ, वो हिंसा के आधार पर नफरत फैलाकर वो जो है अपनी राज सत्ता को हासिल करने की कोशिश में इस तरह की भेदभाव होती है। जो उनके खिलाफ है वो देशद्रोही है, जो खुलेआम ऐलान करते हैं हिंसा के लिए, और वो हिंसा के साथ साथ तलवारों के साथ हथियारों के साथ वो जो करते हैं, उन सब के लिए खुला मैदान है कि वो अपने प्रचार करें। ये साफ है कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है ये सब। सर, एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए आप लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? जन आंदोलन वो एक ही है, एकमात्र हथियार औजार जो एक मजबूत विपक्ष